हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की स्थिति उस पर चर्चा करेंगे। हमने भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो उपनिवेश कायम किया गया और फिर औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत आर्थिक और इसका राजनीतिक शोषण प्रारंभ हुआ, उस पाठ को प्रारंभ किया है, जिसमें हमने उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, जिसमें कि सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य के साथ जो है वो मिलता है सबों का विवरण, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। जमींदार वास्तव में राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था, जिसके अधीन बृहद इलाका या क्षेत्र अथवा पूरा जिला ही होता था। ये जो जमींदार होते थे ये अपनी सेनाएं रखते थे और इन्हें आम जनता जो है वो राजा कह के बुलाती थी। खेती का काम जो है वो किसानों के अधीन था, कृषकों के द्वारा खेती की जाती थी और ये किसान जो होते थे वो राजस्व की निर्धारित दर के अनुसार कर जो है वो जमींदार को देते थे। कुछ शोषक जमींदार भू राजस्व की निर्धारित दर के अतिरिक्त भी कर लेते थे और उस कर को अववाव कहा जाता था। शक्तिशाली जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। हालांकि जो छोटे स्तर के जमींदार होते थे वो भी राजा महाराजा से कम आलीशान ज़िंदगी व्यतीत नहीं करते थे। उन्हें भी प्रायः राजा करके ही बुलाया जाता था, लेकिन उनको जो छोटे जमींदार थे उनको जमींदार भी कहा जाता था, लेकिन जो बड़े जमींदार होते थे वो अपने क्षेत्र के एक तरह से राजा ही हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ 1790 ईस्वी के दशक तक जो है अंग्रेजी शासन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और अंग्रेजी व्यवस्था पर आधारित राजस्व पद्धति के अनुसार जो है वो भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था की गई। और इस राजस्व पद्धति के अनुसार जो है जमींदारों ने भूमि के ठेकेदारों का रूप ले लिया। हालांकि कृषक वर्ग जो है वो पहले भी अंग्रेज़ों के शासन के पहले से भी शोषित था और अब अंग्रेजी राज्य में उसकी स्थिति जो है वो और अधिक दयनीय हो गई। ब्रिटिश शासन में करों के बोझ के चलते किसान जो है भूमिहीन तथा ऋणग्रस्त कृषक एक तरह से बन गए। अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल प्रांत से प्रारंभ की तथा भू अधिपत्य और भूमि संबंधी नई व्यवस्था, नई राजस्व प्रणाली, इन सबों का प्रयोग का प्रथम स्थल जो था वो बंगाल ही था, क्योंकि वहीं से उनकी राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व प्रारंभ हुआ था। उस समय का बंगाल का जब हम चर्चा करते हैं तो चूँकि बंगाल जो है 1905 ईस्वी तक आते आते दो भागों में बट गया। 1905 ईस्वी में बट गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जो हमारे पास भारत में जो है वो पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वही भारत का ही हिस्सा था। तो बंगाल प्रांत कहने का तात्पर्य आज का बंगाल नहीं। इसके अलावा बिहार जो है वही बंगाल का ही हिस्सा था। उड़ीसा के प्रांत थे, कुछ असम के प्रांत थे, तो इन सबों को मिला करके बंगाल प्रांत था और बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। उस पर आधिपत्य करना, स्थापित करना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। हमने आधुनिक भारत के पढ़ाने के दौरान चर्चा किया था कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का, फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने राजनीतिक वर्चस्व कायम किया था बंगाल में और बक्सर के युद्ध में वो पूरी तरह से बेफिक्र हो चले थे। बंगाल में जो औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व कायम हुआ, उसकी जो नीति हुई और ज़मींदारों की स्थिति, उसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में 1793 ईस्वी में इस्तमरारी, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, वो लागू किया गया। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा जो है निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रैयतों से एकत्रित कर जमा करनी होती थी। गांव से राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है उसको अमला कहा जाता था, वो क्या करता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि जमींदार राजस्व की निश्चित राशि को चुकाने में असफल रहते थे तो निश्चित की गई तारीख को सूर्यास्त विधि के तहत राजस्व के बदले उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था और ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेच दी जाती थी। सूर्यास्त विधि थी कि जो टाइम पीरियड होता था उस दिन, अंतिम दिन
के सूर्यास्त होने तक अगर जमींदार जो है वो अंग्रेज़ों को निश्चित की गई राशि जो है वो चुकाने में असफल रहती है तो उसकी भूमि छीन ली जाती थी। ये बहुत ही अजीबोगरीब विधि थी और बहुत ही कठोरता के साथ लागू किया गया था। हालांकि जमींदारों के द्वारा जो है विरोध और प्रतिरोध भी हुआ। कंपनी द्वारा राजस्व की जो ऊंची मांग थी तथा भूमि की नीलामी का जो ये कार्य था उससे बचने के लिए जमींदारों के द्वारा कुछ विशेष रणनीति जो है वो भी अपनाई गई, जो कंपनी के लिए कुछ हद तक हानिकारक भी साबित हुई। जमींदारों ने फर्जी बिक्री को इस समस्या के निदान हेतु अपनाया। जैसे कि वर्धमान के राजा का उदाहरण हम देखते हैं, इससे हमको समझ में आएगा। कंपनी के नियम के तहत स्त्रियों से संपत्ति नहीं ली जाएगी, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा नियम था। इसलिए वर्धमान के राजा ने प्रारंभ में अपनी जमीन का जो कुछ हिस्सा था वो अपनी माँ के नाम कर दिया और राजस्व का भुगतान नहीं किया। राजस्व का भुगतान नहीं करने के कारण राशि बढ़ गई। उसकी भूमि की जो नीलामी थी वो प्रारंभ कर दी गई तो जमींदार के ही एजेंटों ने ऊंची बोली लगाकर जमीनें खरीद ली और फिर बाद में कंपनी के अधिकारियों को राशि देने से इनकार कर दिया। अब फिर विवश होकर अधिकारियों ने पुनः नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की और जमींदार के आदमियों ने पुनः उपर्युक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की, यानी फिर से वो ऊंची बोली लगा करके फिर से उन्होंने खरीद ली और फिर राशि चुकाने से इनकार कर दिया। अंततः जब बोली लगाने वाले ही थक गए तो उस भूमि को कम कीमत पर वर्धमान के जमींदार को ही बेचनी पड़ी। तो इस प्रकार 1793 ईस्वी से 1801 ईस्वी के मध्य बंगाल में 4 बड़ी जमींदारियों की नीलामी में से एक वर्धमान के राजा की जमीन थी। नीलामी में बहुत बेनामी खरीद हुई, जिसमें 15% सौदे जो थे नकली थे तथा 30 लाख की प्राप्ति कंपनी को हुई। यदि कोई बाहरी खरीदार जमींदार की ज़मीनें खरीद लेता था तो जमींदार के जो लठियाल होते थे, जो जिसको हम आज की भाषा में बाहुबली कहते हैं, जो लठियाल होते थे उन्हें मार पीट कर भगा देते थे, या फिर पुराने रैयत नए ज़मीन के मालिकों खरीदार को खेत में आने ही नहीं देते थे, क्योंकि वे पुराने ज़मींदार को अपना अन्नदाता समझकर उनके प्रति वफादार रहते थे। इस प्रकार राजाओं की ज़मीनें बेची तो गई लेकिन नियंत्रण उन्हीं का बना रहा। जमींदारों ने 1790 के दशक में सारी विपत्तियों का सामना करते हुए भी अपनी स्थिति को जो है वो उन्होंने मजबूत बनाया। हालांकि 19वीं सदी में जो घोर आर्थिक मंदी हुई उस दौर में ज़मींदार एक तरह से विफल ही हो गए। तो बच्चों, हमने आज अपने बेसिक व्यवस्था के अंतर्गत ज़मींदारों की स्थिति के बारे में चर्चा की कि किस तरह से ज़मींदारों को की स्थिति थी। अंग्रेज़ों के द्वारा उनको भूमि के ठेकेदार, राजस्व वसूलने वाला ठेकेदार के रूप में जो है एक तरह से नियुक्ति कर दिया गया। जो अच्छे ज़मींदार होते थे वो कृषकों के साथ थोड़ा लिबरल रहते थे, लेकिन उनकी भी समस्या थी कि अगर वो निश्चित राशि जो है वो कर के रूप में एक समय अवधि के तक नहीं जमा करते थे तो उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। वर्धमान के ज़मींदार ने बुद्धिमानी के साथ अपनी ज़मीन को बचाया भी। कुछ इस तरह के भी ज़मींदार थे, लेकिन सारे ऐसे नहीं थे। सारे लोगों ने इस तरह का काम नहीं किया और वो कुछ ज़मींदारों ने प्रतिरोध भी किया। तो अंग्रेज़ी शासन के अंतर्गत न केवल कृषक, आम पब्लिक, बल्कि ज़मींदारों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी भी स्थिति, भले ही वो आलीशान महल में रहते थे, लेकिन उनको भी डर बना रहता था कि पता नहीं कब उनकी भूमि नीलाम कर दी जाए या अंग्रेज़ों के द्वारा कब कोई ऐसा फरमान निकल जाए जिससे उनकी स्थिति जो है वो ख़राब हो जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा में जो है इस पाठ से संबंधित अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। जो है इसमें जो उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज जो चैप्टर है उसमें अन्य बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।